नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत, महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन के बारे में, जो हर एक कंपटीशन में जीके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए, जो उनका विभिन्न पॉइंट है, जैसे उनका पृष्ठभूमि, प्रारंभिक जीवन क्या है और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। पिता का नाम कमरचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। पिता का नाम कमरचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। जब महात्मा गांधी ने 13 वर्ष की एज में जब पढ़ाई कर रहे थे, तब उनका शादी कस्तूरबा बाई गांधी से होता है। 13 वर्ष की एज में उनका शादी कस्तूरबा बाई गांधी से होता है। लगभग कस्तूरबा बाई गांधी का भी एज 13 वर्ष था। कस्तूरबा बाई गांधी, ये जो है महात्मा गांधी के पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि के बारे में एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन किसी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जो है आते हैं महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन में, वो पढ़ाई कब, कहाँ, कैसे किए, उसके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी ने 1889 से 1891 तक ब्रिटेन में महात्मा गांधी ने 1889 से 1891 तक 2 वर्ष वो ब्रिटेन में अपना बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिस समय महात्मा गांधी का एज 20 वर्ष रहता है। अब जो है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि महात्मा गांधी ने 79 में गए या 89 में गए। तो एक बात आपको याद रखना है, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। 20 साल बाद वो ब्रिटेन जाते हैं। तो इसमें हम 20 साल जोड़ देंगे तो 1889। कंफर्म ये है कि 1889 में ही महात्मा गांधी अपना बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने ब्रिटेन जाते हैं। अब अगला क्रम ये है कि जब 91 में जब इंडिया आए महात्मा गांधी ने, तो एक उनको नेशनल व्यापारी, जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला खान, 1892 में दादा अब्दुल्ला खान से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि आप वकालत संबंधी जो है दक्षिण अफ्रीका जाइए, आपके लिए सही रहेगा। महात्मा गांधी ने उनकी बात मानी
और 24 वर्ष के उम्र में में 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। अब जो है एक और बात आई, दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद महात्मा गांधी ने 1894 में एक नटाल कांग्रेस पार्टी का स्थापना की। नटाल कांग्रेस पार्टी का स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब और कहाँ की। तो महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस पार्टी का स्थापना की। नटाल कांग्रेस पार्टी का स्थापना करने का कारण ये था कि जितने भारतीय लोग हैं उनको जोड़ने के लिए ये पार्टी एक संस्था के रूप में जोड़ने के लिए काम आई, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको बनाए। अब जो है इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा जो है इसके अगले क्रम में बताएंगे। अगले क्रम में महात्मा गांधी ने 10 वर्ष बाद जो 1904 में एक महात्मा गांधी ने अपना अस्थाई निवास, जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम के नाम से भी जानते हैं, फिनिक्स आश्रम का स्थापना की। जिसका कारण ये था कि जो भी लोग उनसे मिलने के लिए जगह जगह ढूंढते थे उनके लिए एक अस्थाई अपना निवास बनाया, जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम का स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। और अगले क्रम में 1906 अब जो है ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सबसे पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल कहाँ की और कब की। तो ये क्वेश्चन है 1906 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल किए। 1906 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। अब एक और बात आती है, महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी जो बहुत चर्चित रही। उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, जो है 1909 में दक्षिण अफ्रीका में लिखी। दक्षिण अफ्रीका ही के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि जो यात्रा कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन के लिए, तो जो आपका जहाज जो पानी का जहाज थी उसी में उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन जा रहे थे, उसी दौरान महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसको लिखे। और बात आती है
महात्मा गांधी ने 21 वर्ष बाद जब इंडिया आए, 21 वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका से जब इंडिया आए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उस समय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो महात्मा गांधी ने भारत आए और 1916 में भारतीय नौजवानों को ये सलाह दी कि आप जो है कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होइए और इंडिया का साथ दीजिए। ये कह करके अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाले सर्जेंट की संज्ञा दी। सर्जेंट की संज्ञा अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को 1906 में दी। ये पॉइंट करिए कि महात्मा गांधी को सर्जेंट की संज्ञा किसने दी, तो अंग्रेज़ों ने दी 1906 में, जब महात्मा गांधी ने भारतीय नौजवानों को सेना में जाने के लिए प्रेरणा दी। अब बात आती है कि 1917, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब अगला दौर आता है गांधी युग। तो गांधी युग कब से कब और कितने वर्ष के सफर को कहते हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। 1917 से 1947 के बीच जो 30 वर्ष का सफर आता है, उसको गांधी युग के नाम से जानते हैं। उसका कारण है महात्मा गांधी युग के नाम से 1917 से 1947 के बीच में 30 वर्ष का एक सफर आता है, उसको ही महात्मा गांधी युग के नाम से जानते हैं। अब जो है बात आती है सत्याग्रह आंदोलन। अगर भारत में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से हुआ, उसका मेन कारण ये था कि जो चंपारण में किसानों के अत्याचार को देखते हुए वहाँ का एक नेता, स्थानीय नेता, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी से आकर मिले और चंपारण के बारे में समझाए कि यहाँ किसानों का क्या झेलना पड़ रहा है। महात्मा गांधी ने उनकी बात मानी और 1917 को चंपारण जाते हैं। 1917 को चंपारण जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी से सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब मिले, तो 1917 में मुजफ्फरपुर में मिले। 1917 में मुजफ्फरपुर, बिहार में जो मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है, वहीं पे महात्मा गांधी से सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले और इस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में उनका साथ दिए। अब जो है एक क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, तो उसका मेन कारण ये था कि अंग्रेज़ों द्वारा जो किसानों को 3 कठिया प्रणाली का जो नियम था, उसका मतलब ये होता है कि 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठा जमीन जो है नील के खेती के लिए उनका बताया गया था अंग्रेज़ों द्वारा कि किसान जो है 20 कट्ठे जमीन में 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करेंगे। नील का खेती का जड़ें इतना मजबूत होती थी कि वो जमीन को बंजर बना देती थी, ऊसर बना देती थी। इसके वजह से किसान परेशान थे और जितना उसमें मेहनत पड़ता था उसका कोई पैसा या कर कुछ नहीं देते थे।
इसके चलते महात्मा गांधी ने वह सबसे बड़ा सत्याग्रह आंदोलन की। उस समय ये आंदोलन कामयाब होता है और जो है अंग्रेज को झुकना पड़ा। ये जो नियम था ये भी खत्म हो गया। दूसरे में 25% जो किसानों के ऊपर कर था वो भी समाप्त हो गया। इसको देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि कब दी? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब जीत हुई तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। अब जो है महात्मा गांधी ने 1917 में ही कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। वो कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जिसका स्थापना हुआ होम एम भानु द्वारा, उसमें महात्मा गांधी ने ज्वाइन लेते हैं और अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु चुनते हैं। गोपाल कृष्ण महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस ज्वाइनिंग की उस समय अपना राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाते हैं और 1917 में ही अहमदाबाद महात्मा गांधी ने 1917 में ही साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं गुजरात में। अब जो है अगले कड़ी में अगले क्रम में हम पढ़ेंगे कि 1918 में खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में हुआ, चंपारण का सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन 1918 में, ये दोनों आंदोलन किसानों के लिए ही था। और 1918 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। वो हड़ताल क्यों की, आइए उसके बारे में जानते हैं। इसको आप लिख सकते हैं। उन्नीस 1918 में जब अंग्रेज़ों द्वारा मजदूरों को फैक्ट्री में काम करा करके उनका बोनस, उनका पैसा न देने के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन की और भूख हड़ताल की। 1918 में सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। अहमदाबाद में भूख हड़ताल की। अब जो है अब आते हैं उसी समय 1918 में ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू होती है। खिलाफत आंदोलन का मतलब ये है खिलाफत आंदोलन का मतलब ये है कि महात्मा गांधी ने ये जो भारत के जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो जो है कि अंग्रेज़ों द्वारा सताए जाने की वजह से जो मुस्लिमों का मेन खलीफा होते थे, उन्होंने
खिलाफत आंदोलन की, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिए। अगर ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में क्यों भाग ली, तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारतीय मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिए। और जो है अब दूसरा आता है कि 1919 में रोलेट एक्ट लागू होने के कारण रोलेट एक्ट लागू होने के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें जनरल डायर के कहने से गोली चलाई जाती है। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में मांग की कि एक जो है कि बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, इसे अंग्रेज मानने वाले नहीं हैं। तो कोलकाता अधिवेशन में उनको बात को नहीं माना गया और दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी को बात को मान लिया जाता है। तो उस बात मानने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलता है। इसमें जो है कि जब असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ, उस समय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी का साथ, और एनी बेसेंट जो प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष थी, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ नहीं दिया। लास्ट में चल करके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने महात्मा गांधी के साथ दिए। और ये असहयोग आंदोलन इतना भयानक हो गया कि भारत के कोना कोना में हर नौजवानों से लेकर के जितने आम आदमी थे, वो सब इस आंदोलन में भाग लिए। और ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण बन गया कि अंग्रेजों ने दंडात्मक रूप से इसको दबाना चाहा, तभी ये आंदोलन दबने वाला नहीं दिख रहा था। इसी बीच एक घटना होता है, जिस घटना का नाम है चौरा चोरी कांड। इसी बीच गोरखपुर में चौरा चोरी कांड यानी 5 फरवरी 1922 को एक थानेदार और 21 सिपाही को गांव वाले ने जिंदा जला दिए। इसको महात्मा गांधी ने दंडात्मक रूप से देखा और 11 फरवरी 1922 को
11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले ली। इसको देखते हुए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने महात्मा गांधी से ये पूछे कि हम सफलता के कुंजी तक पहुंच गए थे, आपने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों किए? तो महात्मा गांधी ने बताया कि पूरे देश में एक अहिंसा पूर्वक दंडनीय ये आंदोलन हो गया था, इसके चलते हम असहयोग आंदोलन वापस लिए। इस पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने महात्मा गांधी से गुस्सा हो जाते हैं और 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में इलाहाबाद में एक नया पार्टी का गठन करते हैं, जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। महात्मा गांधी से अलग होकर के ये दोनों लोगों ने एक स्वराज पार्टी का गठन की इलाहाबाद में। और जो है कि महात्मा गांधी इस बात को उनको आघात पहुंचा और जा करके चित्तरंजन दास से मिले, उनसे बोले कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो ये आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो 1924 में 1924 में गांधी दास समझौता के नाम से जानते हैं, जो महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच जो समझौता होते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी ने 1924 में ही बेलगांव में कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। इसके बीच अब जो है कि चलते हैं 1930 में 1924 से लेके 1930 तक छोटा मोटा कांड होते रहते हैं, जो मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं। अब चलते हैं 1930 में अंग्रेजों द्वारा जो नमक पर कर लगाया गया था, उसके खिलाफ विद्रोह में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की, जिसको सविनय दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में गुजरात के जगह है जिसका नाम है दांडी, महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी के लिए अपने 78 साथियों के साथ दांडी के लिए प्रस्ताव करते हैं। तो उसमें जो है यहाँ से 78 दोस्त जाते हैं और वहाँ जाते जाते लाखों की भीड़ हो जाती है। तो दांडी में 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक हाथ में लेकर के नमक कानून को तोड़ा गया। अब अगला क्रम एक बात और आती है, ध्यान रखिएगा। अब बात आता है गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में हो रहा था 1930, 1931 और 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो है ब्रिटेन में हुआ। इसमें क्या है, उस समय भारत का
गवर्नर जनरल जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था 1930, 31 और 32 में, उस समय भारत का लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड इरविन था। अब उन्होंने ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसका कारण ये था कि गोलमेज की तरफ जो आज का फैशन हो गया है, वही गोलमेज सम्मेलन था जो हर एक समस्या को लेकर के लोग वहाँ जाते थे। तो उसमें जो है ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो इस 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई नेता नहीं जाता है। जब इरविन और महात्मा गांधी का जब समझौता होता है, जिसको बोलते हैं इरविन गांधी समझौता, 1931 में, जब इरविन गांधी समझौता 1931 में दिल्ली में हुआ, उसके बाद 1931 में ही महात्मा गांधी ब्रिटेन जाते हैं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और भारत का एक नागरिक जिनका नाम था भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। जो इसलिए भाग लिए कि जो उनका जाति था, जो उनके समुदाय के लोग थे, उनको जो है नीचे नज़र से देखा जाता था, जिसका नाम था अछूत जात, जिसको जो है कि नीचे देखा जाता था। कोई सम्मेलन में, कोई भाग में या कोई काम करने के लिए उनको नहीं बुलाया जाता था। तो इस वजह से अम्बेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। उसके बाद इनको बात को नहीं सुना गया। तो अब जो है कि भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने, जिनको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट समझौता हुआ, वो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ 1932 में। पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ। उसमें निर्णय ये हुआ कि अम्बेडकर ने बताया कि जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनको नीच के नज़रिए से देखा जाता है। तो महात्मा गांधी ने उसी समय हरिजन नाम जो उनको दिया, हरिजन नाम से संबोधित किया। तो 1932 में ही हरिजन शब्द से संबोधित किया। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द से संबोधित किए। और जो है अब अगले कड़ी में आते हैं त्रिपुरी का घटना। इस पर ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरी का घटना क्या है उसको हम अच्छे से जानते हैं। त्रिपुरी का घटना क्या है उसके बारे में हम लोग अच्छा से जान लेते हैं। ये बात है सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में। त्रिपुरी में उसे पहले चलते हैं 1938 में हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। और जो है 1938
1939 में जब अध्यक्ष पद की बात आई तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध चुनने के लिए मांग हुई। तो महात्मा गांधी ने माना किए और ये बताया कि इनके खिलाफ दूसरा उम्मीदवार लड़ेगा। तो दूसरा उम्मीदवार कौन होगा जो सुभाष चंद्र बोस के सामने लड़ेगा और जीतेगा। तो महात्मा गांधी को भी पता था कि सुभाष चंद्र बोस के सामने कोई नहीं जीतेगा। वो अपने आप को भी जानते थे कि अगर खड़े होंगे तो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने अपना उम्मीदवार 1939 त्रिपुरी में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, जिस उम्मीदवार का नाम है पदाभी सीतारामैया। 1939 में त्रिपुरा भोपाल मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का चुनाव होता है अध्यक्ष पद का, उसमें महात्मा गांधी का उम्मीदवार पदाभी सीतारामैया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं। इसके दौरान महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस पे थोड़ा खिलाफ हो जाते हैं। इसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब विश्व युद्ध का दूसरा दौर चल रहा था तो उस समय सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से ये बताया कि हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और आप जो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं तो हम ये पद छोड़ देंगे, हम इस पद से हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ये पद छोड़ करके कलकत्ता चले जाते हैं। कलकत्ता चले जाते हैं और वहाँ बालक फराड एक अपना कमेटी बनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक अपना एक संस्था खोलते हैं और 1943 को उन्होंने सिंगापुर जा करके आज़ाद हिंद फौज का गठन किए। इसके बीच महात्मा गांधी ने 1940 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं। उसमें उनका ये निर्णय था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में मेरा साथ कौन देगा। तो उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की, अपना जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की। उसमें सबसे पहले भाग लेने वाले व्यक्ति विनोबा भावे थे। और दूसरा महात्मा गांधी 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की थी उसमें सर्वप्रथम भाग लेने वाले व्यक्ति जिनका नाम था विनोबा भावे, दूसरा व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। अब जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। उसमें महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसमें महात्मा गांधी ने भारतीय जितने नेता थे, नौजवान थे, उनसे ये एक नारा लगाया कि करो या मरो लेकिन हम आज़ादी लेकर रहेंगे। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसमें आज़ादी के कगार पर पहुँचे। इसको आप नोट कर सकते हैं।
8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसमें महात्मा गांधी इसी में नारा दिए थे, करो या मरो का नारा इसी में दिए थे, करो या मरो, लेकिन आज़ादी इस बार लेके रहेंगे। और ये बात सुन करके सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? सब लोग जश्न मना रहे थे। उस समय महात्मा गांधी ने कलकत्ता में थे। यह भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जब 15 अगस्त 1947 को के दिन सब भारतीयों ने आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। और एक और दुखद घटना होती है महात्मा गांधी के साथ। 30 जनवरी 1948 दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को गोली मार हत्या कर दी जाती है। इसी क्रम में 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मेन कारण ये है कि जब महात्मा गांधी का मृत्यु हुई 30 जनवरी को, उस 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। यही जो है महात्मा गांधी का बारे में था। और हम अगले क्रम में एक दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। इसके प्रति जो भी इसमें अगर कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया अपने से संक्षेप करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।